हेलो एवरीवन, हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे और आपको सारी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वो वीडियोस। और हमने स्टार्ट किया था यूरोपियंस का भारत में आना और हमने सारा बैकग्राउंड समझ लिया था, जहां हम पुर्तगालीज को ख़त्म कर चुके थे कि भाई कैसे कैसे उनका आना हुआ और जाना हुआ। फिर हमने बात की थी डच पे हमारी थोड़ी सी बात हुई थी। तो आज से हम स्टार्ट क्या करेंगे कि यूरोपियंस में जो डच थे, जो आपके हॉलैंड वासी थे, उनका भारत में आना कैसे हुआ। तो इस चीज़ को समझो आप। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, यूरोपियन शक्ति में किनका वास, डच का। आज हम क्या टॉपिक करेंगे, डच कैसे आए थे। देखो, हम लोगों ने पुर्तगाली की बात तो काफ़ी लंबी चौड़ी की थी। अब आते हैं हम डचों पर। कुछ भी हो, आए तो डच भी थे, चाहे कम समय के लिए आए हों पर आए तो थे। तो चलिए डचों का देखते हैं कि भारत में इनका क्या रोल रहा। जो हमारे ये डच थे, डचों का वैसे ऑफिशियल भारत में आना कब होता है। डचों का भारत में ऑफिशियल आना होता है भाई आपके 1602 में। कब आना होता है? 1602 में। 1602 में ये भारत में औपचारिक तरीके से आए। 1602 के बाद ही लगा लो आप अच्छे तरीके से, तो पर 1602 ही माना जाता है इनका आने का टाइम। लेकिन हम थोड़ा अगर उससे पीछे जाने की बात करें या इसके बैकग्राउंड को समझने की बात करें तो देखो, जो 1602 है, इस टाइम पे आपकी कंपनी आई थी। कौन सी? डच संयुक्त कंपनी। कौन सी कंपनी थी? डच संयुक्त कंपनी थी जो भारत आती है। भारत आने पर इनकी राय बनती है। ठीक इससे पहले अगर हम बात करें किसकी, 1596 ईस्वी की, अगर हम 1596 पे जाएं तो एक आपके डच थे। कौन थे? कार्नेलिस डी हाउटमेन। कौन थे? कार्नेलिस डी हाउटमेन। जो ये कार्लेनिस डी हाउटमेन है, इनकी एंट्री होती है कब? 1596 में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये कार्नेलिस डी हाउटमेन है, यही कौन है? यही पहला डच है। ये वो पहला डच है जो आपके कहाँ से भारत पहुंचा? इंडोनेशिया के सुमात्रा और जो आपका बताम का एरिया था, जिसको हम बंटाम भी बोल देते हैं, बंटाम के क्षेत्र से भारत आया। कौन था? 1596 में एक कार्नेलिस डी हाउटमेन नाम का डच था। ये वो पहला डच था जो सुमात्रा और बटाम के क्षेत्र से हमारे भारत में आता है। और यहीं पे इन्होंने साउथ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका हम नाम ले देते हैं, यहाँ पे ये खेल स्टार्ट होता है फिर इनका। तो हमने देखा क्या कि 1596 में जो कार्नोलिस डी हाउटमेन है, ये सुमात्रा और बटाम के क्षेत्र में गया और फिर वहां पे पहले इसने क्या किया। पहले चीज देखो, ये सबसे जो 1596 का टाइम ना, इस टाइम ये सुमात्रा और जो आपका ये बटाम का एरिया है, बटाम या बताम भी बोल देते हैं इसको, बटाम बताम, ठीक है, इस क्षेत्र में गया। और यहां जाके इसने डचों की साइड से, किसकी साइड से? डचों की साइड से सुमात्रा और बताम के खेतों में कार्य स्टार्ट किया। कहाँ कार्य स्टार्ट किया? खेतों में कार्य स्टार्ट किया, क्योंकि इंडोनेशिया क्या था उस टाइम पे? मसालों का द्वीप लगा लो एक तरह से, कि मसाले सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में हो रहे थे। तो यहाँ पे उसने खेतों में कार्य स्टार्ट किया। फिर आती है हमारी 1602 की बात। अब 1602 में जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, 1602 में किसकी शुरुआत होती है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने शुरुआत की, इसके पीछे रीजन क्या था? देखो भाई, जो आपके डच लोग थे, इनके पास एक शिप होती थी। कौन सी? फ्लूट शिप। फ्लूट शिप का आविष्कार हो चुका था उस टाइम तक। फ्लूट शिप कैसी होती थी? ये साइज में, जैसे पुर्तगालीज थे उनके पास तो बड़े बड़े जहाज थे भाई, उनको बहुत सारे लोगों से चप्पू से खींचना पड़ता था, काफी टाइम लगता था उनको मोड़ने तोड़ने में भी, मतलब काफी खतरा बना रहता था। लेकिन जो ये फ्लूट शिप है, ये डचों की ग्रोथ में काफ़ी यूज़फुल रही। फ्लूट शिप कैसी होती है? आकार में बहुत छोटे जहाज होते हैं और इनकी गति भी बहुत कम होती है। और ये ना स्पीड में तेज होते हैं और रास्ता मोड़ने में इनकी क्षमता ज़्यादा होती थी। तो फ्लूट शिप का इनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा, ये लगा लो, हाथ रहा है। तो इनका व्यापार अगर हम देखें
अगर हम बात करें हमारे भारत की, मान लो ये साउथ की ही बात है, यहाँ पे जो ये सुमात्रा और ये इंडोनेशिया का ये हिस्सा है, यहाँ पे जो दक्षिण पूर्व एशिया की ओर ये केंद्रित थे। कहाँ ये केंद्रित थे? दक्षिण पूर्व एशिया की ओर केंद्रित थे हमसे। इनको भारत में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इनका फेवरेट काम क्या था कि मसाला, मसाले में भी क्या, काली मिर्च, वो इन्हें दक्षिण एशिया से मिल जाता था। तो इन्होंने भारत आने का सोचा नहीं और ये अपने इंडोनेशिया एरिया में ही ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जब ये यूरोप में वापस जाते ना, तो डच लोग इनसे पूछते, या यूरोपियंस कह सकते हो आप, क्या आप अपने साथ कैलिको लाए हो? क्या, किस चीज का जिक्र किया उन्होंने? कैलिको का। कैलिको क्या था? कैलिको एक कपड़ा था। क्या था? कपड़ा। और जो ये कैलिको कपड़ा है, ये कहाँ मिलता था? ये मिलता था अपने कालीकट में, केरल में कालीकट एरिया में मिलता था। तो जब भी ये यूरोप वापस जाते तो इनसे लोग पूछते कि क्या आप अपने साथ कैलिको लेके आए हो? तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये कैलिको है क्या। तब इनको बताया गया कि कैलिको एक बेहतरीन टाइप का कपड़ा होता है जो कहाँ मिलता है? कालीकट। और कालीकट कहाँ है? आपके भारत में है। तो अब इन्होंने पूछा कि ये कालीकट कहाँ पे है? तो वो लोग बोले कि तुम पूर्व में व्यापार करने जाते हो और तुमको पता नहीं कि पूर्व में एक देश है भारत, भारत में एक जगह है कालीकट, वहीं पे कौन सा कपड़ा मिलता है भाई? कैलिको कपड़ा मिलता है। तो इनका जो भारत आने का मोटिव था वो मसाले का व्यापार नहीं था। इनका भारत आने का मोटिव क्या था? आपके कपड़े का व्यापार। जैसे आपका कैलिको कपड़ा हो गया, मसलिन कपड़ा हो गया, इनसे लोग पूछते थे क्या मसलिन लेके आए हो? या जैसे आपका जो मुर्शिदाबाद का एक फेमस कपड़ा है, कौन सा कपड़ा है भाई? मुर्शिदाबाद में जैसे आपका रेशम का कपड़ा, यूरोपियंस का ये फेवरेट कपड़ा था। अब ये सब इनसे यूरोपियंस मांगते, तो अब डचों को महसूस हुआ क्यों ना अब भारत की साइड अपना रुख किया जाए। फिर बात आती है, देखो 1602 में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। फिर बात आती है किसकी? 1605 की। कौन से टाइम पीरियड की बात आई? 1605 में आप देखो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? 1605 में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं कहाँ पर? आपके मसूलीपट्टनम पर। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम। अब आप सोचोगे कि मैम जितने भी यूरोपियंस आए वो तो सारे हमारे किस साइड रहे हैं? वो तो सारे इन एरियाज पे आए थे। अब आप ये बात कह रहे हो कि ये तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली। उस चीज का रीजन क्या था भाई? क्योंकि ये कहाँ थे? ये इस एरिया में थे, ये सुमात्रा इंडोनेशिया के एरिया में। तो यानी कि इनका गढ़ तो अब ये बना हुआ था। अब ये लोग कहाँ से आएंगे? तो अब ये लोग पश्चिम की जगह किस साइड पे आ रहे हैं? भारत के पूर्व में आए। और यहीं पर इन्होंने क्या करी? 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, यानी कि इनका भारत में हो गया भाई ठिकाना। डच यहाँ इंडोनेशिया की साइड पहले गए थे, तो सोचो ये पहले किस साइड जाएंगे? आपकी पूर्व की ओर ही आएंगे। 1605 में तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? अपनी मसूलीपट्टनम में। और इन फैक्ट्रीज को जरूर याद करना कि पहली कब लगाई, दूसरी कब लगाई, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। फिर देखिए दूसरी फैक्ट्री की बात आ जाए तो 1610 की बात आ गई। 1610 में इन्होंने कहाँ फैक्ट्री लगाई? पुलीकट में। फिर 1616 में कहाँ लगाई? आपके सूरत में। और सूरत के साथ एक और जगह थी, कौन सी? बिमलीपट्टम। कौन सी थी? बिमिलीपट्टनम। यहाँ पे इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई अपनी 1616 में, तीसरी लगा लो। 1616 में कहाँ लगाई? सूरत और बिमलीपट्टनम में। फिर 1645 में इन्होंने कहाँ लगाई भाई? करिकल में लगाई। कहाँ लगाई? करिकल में। करिकल में लगा ली। इन्होंने भारत में कई स्थानों पर अपने व्यापारी केंद्र बनाए। जैसे और कौन कौन से केंद्र थे? अगर हम बात करें वेस्ट इंडिया की, वेस्ट इंडिया यानी कि हमारे पश्चिम भारत की अगर हम बात करें, पश्चिम भारत में इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई? पश्चिम भारत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, जैसे आपका सूरत का एरिया था, भड़ोच का एरिया, सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन एक्सेट्रा। और अगर हम पूर्व भारत की बात करें, पूर्व भारत में इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई? जैसे आपका नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में और कौन सा एरिया था? चिनसूरा था एक, और कौन सा था?
और कहाँ कहाँ लगाया इन्होंने? चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री लगाई। कहाँ पर? चिनसूरा, पटना, आगरा एक्सेट्रा, यहाँ पे डचों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगा ली। फिर देखो इन्होंने भारत से क्या क्या लेके गए। ये भारत से ये लोग जो डच थे, ये नील, रेशम, नमक, शोरा और सूती कपड़ा। और इन्होंने क्या किया भाई? सूती कपड़े का, सूती वस्त्रों का लगा लो, सूती वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा दिया। किन्होंने निर्यात को बढ़ावा दिया भाई? इसके किन्होंने बढ़ावा दिया? आपके डचों ने। किस किस चीज का? भारत में नील, रेशम, नमक, शोरा, सूती वस्त्र, इन सब के निर्यात को इन्होंने, यानी कि ये लगा दो कि हस्तक्षेप किया इस चीज के बीच में। और भारत की अपेक्षा, जबकि डच मुख्य रूप से आकर्षक क्या था? इनका आकर्षण था मसाले। पर मसाले से समृद्ध कौन सा था? आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह में। तो ये इंडोनेशिया में ज्यादा एक्टिव रहे भारत की जगह। भारत में तो इनका आने का रीजन क्या था? भारत में इनके आने का रीजन था क्या? मेनली कपड़ा, क्योंकि यूरोपियंस इनसे क्या मांगते थे? कपड़ा। ठीक है, इन्होंने धीरे धीरे फिर क्या किया भाई? पुर्तगालियों को भारत में अपने हराना स्टार्ट किया, और महत्वपूर्ण जो इनके मसाला उत्पादन केंद्र जो पुर्तगालियों के ऑलरेडी नियंत्रण में थे, वहां पे खुद का कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और 1623 ईस्वी में तो अंग्रेजों से भी ये लड़े। और किससे भिड़े ये? अंग्रेजों से भी भिड़ गए। अंग्रेजों से लड़े किसमें? 1623 में, और अंग्रेजों को भी हरा दिया। अब पुर्तगालियों के अगर क्वेश्चन आ जाए, आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भाई ये बताओ कि पुर्तगालियों के दमन में महत्वपूर्ण रोल किन्होंने प्ले किया था, तो हम क्या कह देंगे? पुर्तगालियों के दमन में डचों का सबसे ज्यादा हाथ है। हाथ था, लगा लो, हाथ था। पुर्तगालियों के दमन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो प्ले किया वो किन्होंने किया भाई? डचों ने किया। पर डचों की स्थिति किन्होंने कमजोर की? अब जो ये डच थे, इनकी स्थिति किन्होंने कमजोर की? अब इनकी स्थिति कमजोर की किन्होंने? अंग्रेजों ने। इनकी स्थिति किन्होंने कमजोर की? अंग्रेजों ने। डचों की स्थिति कमजोर की। देखो, पुर्तगालियों की किन्होंने की? डचों ने। डचों की किन्होंने की? अंग्रेजों ने। और हमेशा एक बात और याद रखना, 1633 की बात है। 1633 में, रुको मैं पेज ऐड कर लेती हूं। सोलह सौ तैतीस में एक चीज होती है, क्या? ये हमारा भारत है। ये आपका कौन सा एरिया था? ये वाला एरिया जो केरल का ये वाला एरिया था, ये था मालाबार तट। क्या नाम था इसका? मालाबार तट। मालाबार तट यहीं पे है, आज भी यहीं पे है। जो ये मालाबार तट है, यहाँ पर अब 1633 में ना डचों ने कब्जा कर लिया था। पहले ये हिस्सा किसके हाथ में था? पहले ये पुर्तगाली केंद्र था। अब डचों ने क्या किया भाई? पुर्तगाल मालाबार तट पर पुर्तगाली थे और इनको हराया डचों ने। अब 1633 में मालाबार तट पे भी किसका कब्जा हो गया? पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। ओ सॉरी, डचों का कब्जा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1633 में डच इन पे हमला करते हैं और हमला करके क्या कर लेते हैं भाई? खुद का कब्जा कर लेते हैं और पुर्तगालियों को यहाँ से भगा देते हैं। अब देखो, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और आगे का समझना। कि देखो, जैसे हमने देखा कि 1602 में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कह दो या डच संयुक्त कंपनी कह दो, एक ही है ये। इसकी स्थापना हो गई है। इसकी स्थापना कब हुई? 1602 में हुई। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहाँ खोली थी? अभी हम पीछे करके आए थे। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। इस टाइम डच पुर्तगालियों का सामना कर रहे थे। जो ये अपना
फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने में इतने मशहूर थे। तो डच उस टाइम क्या कर रहे थे भाई, पुर्तगालियों का सामना कर रहे थे। और डच ही नहीं, अंग्रेज भी पुर्तगालियों का सामना कर रहे थे उस टाइम। तो डच और अंग्रेजों ने क्या किया भाई, डच और अंग्रेज भाई भाई का रोल प्ले करने लग गए। अब डच और अंग्रेज क्या हो गए, दोनों एक साथ हो गए और इन्होंने भाई भाई का गेम शुरू किया। और जब इन्होंने भाई भाई का गेम शुरू किया तो ये बात आती है आपकी 1620 ईस्वी की। 1620 ईस्वी में डच और अंग्रेजों ने क्या किया भाई, संधि की। और उस संधि के तहत संधि के तहत इन्होंने एक डिसीजन लिया, क्या कि अब हम दोनों किससे लड़ेंगे, अब हम दोनों पुर्तगालियों से लड़ेंगे। ठीक है, अब ये किससे लड़े भाई, पुर्तगालियों से लड़े, इनकी संधि होगी। फिर बात आती है 1623 की। 1623 में आपकी एक इंडोनेशिया में जगह है, कौन सी, इंडोनेशिया में एक जगह है अम्बोनिया। कौन सी जगह है, अम्बोनिया। अम्बोनिया में एक चीज बोली गई कि नरसंहार हो गया। नरसंहार तो वैसे बहुत बड़े चीज को बोला जाता है, जब काफी तादाद में लोग मारे जाएं, तो ये बोला गया कि अम्बोनिया में नरसंहार हो गया। और अम्बोनिया में जो नरसंहार हुआ था, यानी कि इंडोनेशिया में डचों ने 21 अंग्रेजों को मार दिया था। यहां क्या किया था भाई, डचों ने, बोला गया ऐसे कि 21 अंग्रेजों को मारा, पर एक्चुअल में ये 21 में से सिर्फ 10 ही आपके अंग्रेज थे, 10 तो जापान के थे और एक आपका डच मारा गया था। बट नाम इस चीज को क्या दे दिया गया कि भाई डचों ने नरसंहार किया है ब्रिटिशर्स पे, ये चीज यहां पे बोल दी गई। तो इनके भारत में भी हालात खराब हो गए, तो इनके बीच में मनमुटाव स्टार्ट हुआ, तो इनकी संधि ब्रेक हुई। फिर क्या होता है 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में डच और अंग्रेजों के बीच में फिर दोबारा समझौता हो जाता है। क्या होता है, डच और अंग्रेजों में समझौता हुआ। कब हुआ, 1667 में हुआ। इसमें डच, जो ये समझौता हुआ, ये समझौता किस चीज पे था, ये समझौता था कि डच अब अपना शासन या अपना वो मतलब जो ये कहते हैं ना राजनीतिक शासन लगा लो या व्यापारिक केंद्र, तो इनका भारत भी था, लेकिन अब जो डच अपना शासन करेंगे वो कहाँ करेंगे, इंडोनेशिया में। कहाँ करेंगे, इंडोनेशिया में। और अंग्रेज कहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, वर्चस्व कहाँ स्थापित करेंगे अंग्रेज, भारत में। तो इन्होंने यहाँ पे ये समझौता कर लिया कि तुम अपने इंडोनेशिया में वर्चस्व स्थापित करो, हम भारत में करेंगे। और पर तुम यहाँ व्यापार कर सकते हो, हम भी इंडोनेशिया में व्यापार करेंगे। इनके बीच में भी यहाँ पे ये समझौता हो जाता है। कब, 1667 ईस्वी में। अब भारत में स्थिति नॉर्मल होगी भाई, दोनों ने अपना अपना एरिया बदल लिया। फिर बात आती है किसकी, 1741 की। 1741 में क्या होता है भाई, एक युद्ध होता है, कौन सा, कोल्हाचल का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, कोल्हाचल का युद्ध होता है। कोल्हाचल का युद्ध कब होता है, आपके 1741 में होता है। कोल्हाचल का युद्ध क्या था, कोल्हाचल के राजा थे। कोल्हाचल कहां पर है, आपके केरल में है। यहां पे राजा थे, कौन से राजा थे आपके, मार्तंड वर्मा। कौन से राजा थे भाई, मार्तंड वर्मा यहाँ के राजा थे। ये कौन सा एरिया है, त्रावणकोर एरिया ना आपका, वो वाला त्रावणकोर एरिया में। यहाँ पे मार्तंड वर्मा और युद्ध होता है, मार्तंड वर्मा वर्सेस डचों का, जिसमें कौन सा तट था, वो मालाबार तट था। मालाबार तट पे 1633 ईस्वी में क्या किया था भाई, 1633 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को भगाया था। फिर 1741 में क्या होता है, जो कोल्हाचल का युद्ध होता है, कोल्हाचल केरल में ये युद्ध होता है। केरल का जो त्रावणकोर एरिया है, वहां पे आपके राजा मार्तंड वर्मा थे, वो डचों से युद्ध करते हैं, जिसमें आपके जो ये डच हैं ये हार जाते हैं और मार्तंड वर्मा जीत जाते हैं और डचों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि दफा हो जाओ यहां से। होगी इतनी कहानी खत्म। फिर क्या बात होती है भाई, 1814 का टाइम पीरियड आता है। किसका टाइम पीरियड आता है, 1814 का। 1814 में देखो अब क्या होता है, 1814 में एक चीज होती है आपकी, यूरोप में आपका जो नेपोलियन था, ये वहां पे युद्ध कर रहा था। कहां पर, 1814 में यूरोप में नेपोलियन क्या कर रहा था भाई, युद्ध कर रहा था। युद्ध कौन कर रहा था, नेपोलियन कर रहा था युद्ध। तो अब
यूरोप में ब्रिटिशर्स के भी भाई वो भी लड़ाई में थे। अब क्या हो गया, अब अंग्रेजों को किसकी जरूरत पड़ी, अंग्रेजों को जरूरत पड़ी किनकी, डचों की, यानी कि हॉलैंड की। अब अंग्रेज चाहते हैं कि डच क्या करें, इनकी हेल्प करें, यानी कि डच लोग क्या करें, अंग्रेजों की हेल्प करें। किससे लड़ने में, नेपोलियन से लड़ने में। अब डच इतना बेवकूफ तो था नहीं, डच बेवकूफ तो था नहीं। डच ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ दे देंगे, हम तुम्हारी हेल्प तो कर देंगे, पर करें कैसे, तुमने तो हमसे भारत के सारे ही वो हक छीन लिए थे, हमको तो कुछ दिया ही नहीं था। तब डचों ने क्या किया भाई, इन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी, कि भारत में डच कोरोमंडल, जहां पे इन्होंने पहले अपना वर्चस्व स्थापित किया था, और दूसरा क्या, भारत में दूसरा आपका डच बंगाल क्षेत्र, ये दोनों हमें दोगे तभी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, वरना जाके खुद लड़ो मरो। फिर भाई अंग्रेज भी फंस गए। अंग्रेजों ने क्या किया, डचों को ये चीज दे दी भाई, डच कोरोमंडल भी दे दिया, डच बंगाल क्षेत्र भी वापस कर दिया। ये दोनों क्षेत्र अंग्रेजों ने डचों को वापस दिए। अब इनको वापस तो दे दिए, फिर क्या होता है, 1814 की ये बात है, 1815 में नेपोलियन मारा जाता है भाई। किस युद्ध में मारा जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन क्या होता है भाई, नेपोलियन मारा जाता है, मर जाता है यहाँ पे। जब नेपोलियन ही मर गया तो अब अंग्रेजों को डचों की जरूरत थोड़ी पड़ती है, नहीं पड़ी। अंग्रेजों ने फिर अपना रंग दिखा दिया। कब दिखाया, 1824 में दिखाया। अब अंग्रेजों ने डचों को कहा, हमारा एरिया वापस दो जो तुमको हमने दान दिया था, हमारा कोरोमंडल तट और दूसरा कौन सा था, कोरोमंडल तट के साथ बंगाल वापिस करो, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अंग्रेजों ने डचों से 1824 में कोरोमंडल तट और बंगाल वापिस ले लिए। इन्होंने इनको धमकी दे दी, या तो ठीक ठाक अपने राजी खुशी दे दो, राजी खुशी नहीं दोगे तो हम तुम पे अटैक करेंगे। तो डचों ने सोचा कि छोड़ो ना, दे दो इनको। तो 1824 में अंग्रेजों ने सभी डच क्षेत्रों की मांग कर ली थी। इनके अलावा फिर दोबारा क्या कहानी आती है, सभी डच क्षेत्र मांग उठाई और उन्हें ले भी लिया। ले लिया भाई। तो क्या होता है एट लास्ट, 1 मार्च 1825 को डचों की भारत में समाप्ति हो गई। यहीं तक थी आपके डचों की कहानी, ठीक है। अंत के क्या क्या कारण थे, अगर हम इनके राजनीतिक कारण की बात करें, इनके अंत के राजनीतिक कारण की बात करें, अगर हम डचों के अंत के रीजन देखें, डचों के अंत के कारण क्या थे भारत में, अगर हम इसमें सबसे पहले राजनीतिक कारण देखें, राजनीतिक कारण में हम कह देंगे कि जो इनकी सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी की वजह से अधिक हस्तक्षेप
होल्ड ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनी का था। ठीक है, दूसरा सिर्फ इनका फोकस दूसरा किस चीज़ पे था, केवल मसालों पर फोकस होना, मसालों के द्वीप पर अधिक ध्यान, इंडोनेशिया पर इनका अधिक ध्यान था। इनकी जो नीति थी वो कैसी थी, केंद्रीकरण की नीति थी। तो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति के कारण अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें, अगर हम इनके आर्थिक कारण देखें तो आर्थिक कारण क्या था, डच कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार में अधिक संलग्न थे। क्या थी, जो डच कंपनी के व्यापारी थे, जितने भी इनके व्यापार करने के लिए लोग आए थे, ये लोग निजी व्यापार में अधिक संलग्न थे। किसमें रहे, निजी व्यापार में ये लोग अधिक संलग्न थे। अगर हम इनके सैनिक कारणों की बात करें, सैन्य कारणों की बात करें, अगर अब हम इनके सैन्य कारण देखें तो सैन्य कारण क्या रहेंगे इनके, कि जो भी इनके कॉम्पिटिटर होते थे उनके मुकाबले डचों के पास साधन कम थे, और साधन कम की वजह से क्या होता है, जो इनके अपोजिट में अब अंग्रेज थे, उन्होंने एक वेदरा का युद्ध होता है। कौन सा, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब होता है, वेदरा का युद्ध होता है आपका 1759 में। इस युद्ध में जो डच थे वो अंग्रेजों से हार गए थे भाई, ये हार गए थे, ये जीत गए थे। यही रीजन था इनके सैन्य कारण का। तो आज हमने क्या खत्म कर दिया कि यूरोपियन शक्ति में जो डच आए थे, डच कैसे आए थे, क्या रीजन था उनके आने का, और वो कैसे यहाँ से चले गए, यही आपका डच था। डच का सिस्टम खत्म हो गया। तो हम लोगों ने देखो डचों की बात की कि डचों का भारत में आना 1602 के बाद ही शुरू हुआ। लेकिन हम थोड़ा अगर बैकग्राउंड की बात हमने की थी कि 1602 में तो इन्होंने डच में अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम डच संयुक्त कंपनी के नाम से भी जानते हैं, ये इसकी स्टार्ट की थी। लेकिन उससे भी पहले 1596 में एक आदमी था, कौन, कार्नेलिस डी हाउटमैन, उसकी एंट्री भारत में हो जाती है। यही वो पहला आदमी था। इसकी एंट्री भारत में तो नहीं होती, इसकी एंट्री होती है इंडोनेशिया में, जो आपका सुमात्रा बताम का एरिया है, यहाँ पे जाके ये खेती करने का कार्य स्टार्ट कर देता है। खेती करने का कार्य इसने स्टार्ट किया, फिर वहां से ये भारत में एंट्री लेता है। फिर 1602 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तो इनके पास क्या थे भाई, फ्लूट शिप्स थे। इनका व्यापार मूलतः दक्षिण पूर्व एशिया की ओर केंद्रित था। इनको भारत में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इनका जो फेवरेट मसाला था वो क्या था भाई, काली मिर्च था। तो जब भी ये दक्षिण पूर्व एशिया से अपना व्यापार करके वापिस यूरोप में जाते, तो यूरोप के लोग इनसे जाते ही पूछते कि भाई क्या आप अपने साथ एक कपड़ा लेके आए हो, कौन सा कपड़ा, कैलिको कपड़ा। कैलिको कपड़े से ये कंफ्यूज होगी कि भाई ये कैलिको कपड़ा कहाँ मिलता है। तो लोगों से पता चलता है कि कैलिको कपड़ा मिलता है कालीकट आपके भारत में। तो इन लोगों ने भाई जैसे कैलिको कपड़ा हो गया, या आपका मसलिन का कपड़ा हो गया, या मुर्शिदाबाद का रेशम का कपड़ा हो गया, अब इनको भी इस चीज में इंटरेस्ट आया। तो ये चलते हैं कि भाई हमसे ये जाते ये चीज मांगते हैं, तो चलो अब की बार हम यही लेके चलेंगे। तो इसलिए डचों ने क्या किया भाई, भारत के पूर्वी साइड जो आपका मसूलीपट्टनम था उस ओर आना स्टार्ट कर दिया। कब, 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहां पर लगाई, मसूलीपट्टनम में। फिर 1610 में पुलिकट में लगाई, 1616 में आपके सूरत और मिमलीपट्टम में लगाई, 1645 में कराईकल में लगाई। अब इन्होंने भारत में कई स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र बना लिए थे। जैसे आपके अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो सूरत, भड़ोच, कैम्ब्रे, अहमदाबाद, कोचीन एक्सेट्रा हो गए। पूर्व की बात करें तो नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, चिनसूरा, पटना, आगरा, इन जगह पे इन्होंने अपने कब्जे कर लिए थे। भारत से ये लोग नील, रेशम, नमक, शोरा तथा सब जितने भी सूती कपड़े थे, इन सब के निर्यात को बढ़ावा देने लगे। भारत की अपेक्षा डचों का मुख्य आकर्षण तो क्या था, मसाला था। और मसाले से समृद्ध एरिया कौन सा था आपका, इंडोनेशिया था। तो इनका रुख ज्यादा इंडोनेशिया की तरफ था। भारत में आने का रीजन सिर्फ क्या था, कपड़ा था। फिर इन्होंने धीरे धीरे पुर्तगालियों को हराना स्टार्ट कर दिया भाई भारत में, और मसाला उत्पादन जितने भी केंद्र थे उन पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1623 में ये अंग्रेजों से भी भिड़ गए। फिर पुर्तगालियों का दमन कर दिया भाई डचों ने। डचों का दमन किया किन्होंने, अंग्रेजों ने किया। ठीक है, जैसे 1633 में जो आपका मालाबार तट था वहां पर पुर्तगालियों को हराकर अपना कब्जा कर लिया डचों ने। पर ये सब चीज होगी। 1620 में क्या होता है, जब पुर्तगाली इन पे हैवी हो रहे थे तो डच और अंग्रेजों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम लोग संधि कर लेते हैं दुश्मन
जिसके भी कोई भी दुश्मन हो, दोस्त दोस्त वाला काम करता है, वो भाई भाई वाला गेम इन्होंने प्लान स्टार्ट किया और पुर्तगालियों को हराना स्टार्ट किया। 1620 में इनकी संधि होती है, लेकिन 1620 में जैसे ही संधि हुई उसके जस्ट 3 साल बाद 1623 में अम्बोनिया एक जगह है आपकी इंडोनेशिया पे, वहां पे डचों ने कुछ अंग्रेजों को मार दिया। जब ये अंग्रेजों को मार देते हैं तो मनमुटाव तो होना ही था, भारत में भी होना था, कहीं पे भी होना था इनके बीच में, तो इनके बीच में मनमुटाव हो जाता है। लेकिन फिर 1667 में डच और अंग्रेजों के बीच में फिर से समझौता हो जाता है और डच इंडोनेशिया में रहेंगे और भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। इनके बीच में ये संधि हो जाती है। फिर आती है 1741 की बात। 1741 में आपका एक युद्ध होता है, कौन सा? कोल्हाचल का युद्ध। कोल्हाचल जो आपका त्रावणकोर एरिया केरल में है, वहां के एक राजा होते थे, राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें डच हार जाते हैं और मार्तंड वर्मा इनको वहां से भगा देते हैं। फिर 1814 में यूरोप में नेपोलियन हमला कर देता है। नेपोलियन जब हमला करता है तो अंग्रेजों को हेल्प चाहिए अब होलैंड की। अब जब होलैंड इनसे बोलता है कि क्यों अब तुम हमसे हेल्प लेने तो आ गए, उस टाइम तो हमको भारत से खदेड़ दिया तुमने, तो डचों ने कहा कि हमको या तो हमको कोरोमंडल तट भी और हमारा बंगाल क्षेत्र भी, ये दोनों एरिया चाहिए, ये दोगे तभी हम तुम्हारा साथ देंगे। तो अंग्रेज तो मजबूर हो गए इनकी बात मानने के लिए, अंग्रेजों ने इनको दे दिया। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में आपका नेपोलियन मारा जाता है। फिर 1824 में अंग्रेजों ने डचों को दिया एरिया वापस करने को, कहा करो या तो नहीं तो हम तुम्हारा इलाज बिठाएंगे। तो ऐसे में 1824 में अंग्रेजों ने सभी डच क्षेत्रों की मांग की और उनको हासिल भी कर लिया और 1 मार्च 1825 को डचों की समाप्ति भारत से हो गई थी। सिर्फ इतना ही था। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस